आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की। इन दैट सेंस एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल वैल्यू और टोटल सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द प्रोड्यूसर्स प्लान टू प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टू द पीपल। तो यहां पर पढ़ते हैं इसको, एग्रीगेट सप्लाई is the value of the total output of goods and services produced for the purpose of selling, for the purpose of sale by all the producers in the economy। यानी कि एक साल में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं देश में वो कितना सामान बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टू द पीपल। सो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड क्या थी? प्लान्ड कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? प्लान्ड प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स। नाउ एक चीज और हमें थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, वो ये है कि जब हमने सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो हमने बोला था कि जितना भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, जितना भी प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है, उसकी मनी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो अल्टीमेटली वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड उसकी मनी वैल्यू इज फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। सो हमने सर्कुलैरिटी में पढ़ा था कि जो भी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज होगी वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी among factors of production in the form of rent, interest, wages and profit। so हम ये भी तो बोल सकते हैं ना फिर कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर है, बिकॉज अगर हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन को वापस पढ़े तो हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। सिंस सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स एट नेशनल लेवल इज कॉल्ड नेशनल इनकम, therefore aggregate supply and national income are same। so जितना aggregate supply होगा वही national income भी होगी। and aggregate supply is also called the total output of the economy। तो हमें एक बात समझ आती है यहां से कि aggregate supply is the sum total of money value of all final goods and services produced by the producer sector, है ना, in the economy in a year। so aggregate supply money value of all final goods and services जो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करेगा एक साल के भीतर, या प्रोड्यूस्ड की जगह आप बोल सकते हो प्लान्ड प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि हम ये सारा कुछ एक्स एंट पढ़ते हैं, प्लानिंग स्टेज में पढ़ते हैं, तो हम यहां बोल सकते हैं कि पूरे साल में प्रोड्यूसर कितनी प्लानिंग कर रहा है कि कितना सामान वो बना लेगा, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एंड सिंस ये प्रोडक्शन है इसीलिए हम इसको टोटल आउटपुट भी बोल सकते हैं। एंड सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो के कारण जो भी मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। दिस गिव्स राइज टू इनकम जनरेशन, है ना। और जब हम इसको पैन इंडिया या ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं तो हम इस इनकम को नेशनल इनकम बोल देते हैं। आपने पढ़ा था ना नेशनल इनकम निकालते समय जो हमारी एक इनकम मेथड था जिसमें हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेते थे, मिक्स्ड इनकम लेते थे और ऑपरेटिंग सरप्लस लेते थे, तो उसमें हम रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट्स को ही ऐड किया करते थे। सो इन ऑल एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी और इट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी। तो हमारे को ये बात समझ आ रही है। अब अगर हम ये बोल दें कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, तो इनकम को हम किस तरह से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? वाई से। सो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं फिर, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था
कि जो इनकम होती है वो या तो कंज्यूम हो जाती है या वो सेव कर ली जाती है। देखो अगर मैं 100 रुपए कमाऊंगा, सो मैक्स टू मैक्स मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं 100 रुपए के 100 रुपए खर्च दूंगा, इन दैट case my income is 100 and my consumption is 100, that means my saving is nil। या फिर अगर मैं 100 रुपीज कमाऊंगा और इसमें से 60 मैं कंजम्पशन पे एक्सपेंस कर देता हूं, तो फिर 40 मैं बचा लूंगा। इन दैट सेंस माय इनकम विल बी 100, माय कंजम्पशन विल बी 60 एंड माय सेविंग विल बी 40। या फिर एक और काम भी किया जा सकता है, अगर मैं 100 रुपीज कमाऊंगा, मैं कुछ नहीं कंजम्पशन पे खर्चता और मैं सारे ही बचा लेता हूं, तो फिर इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। बट दिस इक्वेशन इज मोर और लेस नॉट रियलिस्टिक। ऐसा नहीं होगा कि आप कंजम्पशन बिल्कुल भी ना करो। सो हमारे को एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि वॉट एवर इनकम इज अर्न्ड वेदर बाय द इंडिविजुअल और एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, वो इनकम या तो कंज्यूम कर ली जाएगी या वो सेव हो जाएगी। एंड सिंस हम यहां पर बोल रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू C प्लस S। तो ऐसा भी तो हो गया ना फिर, एग्रीगेट सप्लाई इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। सो हमारे पास अब कुछ क्लैरिटी आ गई। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced for the purpose of selling by all the entrepreneur in the economy. Aggregate supply is a 45-degree positive sloping line originating from origin, suggesting a reference line or a guidance line। अभी इस बात को छोड़ देते हैं, हम यहां पर आते हैं। A major portion of income is spent on consumption। हम क्या बोल रहे हैं, a major portion out of the income is spent on consumption and the balance is saved। the balance is saved, ऐसा ही बना फिर। तो thus the national income that is Y or the aggregate supply that is AS is the sum of consumption expenditure C and saving S। तभी हमारे को समझ आता है कि एग्रीगेट सप्लाई बोल दो, चाहे नेशनल इनकम बोल दो, चाहे टोटल आउटपुट बोल दो, all are same and income is either consumed or saved। अब अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को प्लॉट करने की कोशिश करें, तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, नेशनल इनकम, जिसको हम Y भी बोल सकते हैं, या फिर टोटल आउटपुट ऑन दी एक्स एक्सिस, और Y एक्सिस पे हम क्या लिखना चाहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और हमको जब ये चीज समझ आ गई कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, इसका मतलब जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई 0 है तब हमारी इनकम कितनी होगी, 0। यानी कि वो पॉइंट ये होगा। जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई 100 होगी तो इनकम कितनी होगी, 100, बिकॉज बोथ आर सेम। तो जब आप इसको प्लॉट करने लगोगे तो 100 के साथ प्लॉट होगा, फिर आप बोलोगे 200 एग्रीगेट सप्लाई, तो इनकम भी कितनी होगी, 200। तो 200 विल बी प्लॉटेड अगेंस्ट 200। सो करते करते आप जब x और y एक्सिस पे इक्वल प्लॉटिंग करोगे, उन प्लॉटिंग्स के बाद जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री लाइन बनेगी, जिसको हम AS कर्व बोलते हैं। AS कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड 45 डिग्री लाइन है जो ओरिजिनेट कहां से करती है, ओरिजिन से, और इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। जो ये जो AS कर्व है ये उतनी ही दूरी रखता है x एक्सिस से जितनी दूरी रखता है y एक्सिस से। एट ऑल पॉइंट्स इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो अगर, क्योंकि ये 45 डिग्री लाइन है तो ये हमेशा इक्विडिस्टेंट ही नजर आएगी। क्लियर हुआ? ये यहां पर आपको बना के मैंने दी हुई है। अब हम वापस पढ़ते हैं इस चीज को। AS is a 45 degree positive sloping line from origin suggesting a reference line or a guidance line। ये क्लियर हुआ? बिकॉज AS एक तरफ रखा है आपने और दूसरी तरफ आपने नेशनल इनकम रखा है,
और क्योंकि दोनों सेम ही चीजें सजेस्ट करते हैं, इसीलिए जब आप AS 0 लोगे तो आपकी इनकम 0 होगी. It is equidistant from both x-axis and y-axis, which means that the total income is equal to the total expenditure on all points on this line. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अब पढ़ने वाली. AS curve is a passive curve and it is assumed to be only a reference for determination of equilibrium in the economy. कहता है AS curve का इकोनॉमी के अंदर कोई रोल नहीं है. एज पर कीन्स, हम कीन्सियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो कीन्सियन इकोनॉमिक्स में हमेशा जो रेफरेंस दी जाती है या हमेशा जो अहमियत दी जाती है इकोनॉमी के अंदर वो है एग्रीगेट डिमांड को. तभी कीन्स ने कहा है कि जो ये एग्रीगेट सप्लाई होता है, एग्रीगेट सप्लाई एक पैसिव फोर्स है, इसका कोई खास रिलेशनशिप नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर. और इस एएस कर्व को हम पैसिव मानते हैं, एक्टिव हम किसको मानते हैं, एडी को. और एएस कर्व सिर्फ एक रेफरेंस का माध्यम का काम करती है या सिर्फ एक गाइडेंस रोल प्ले करती है टू कैलकुलेट और टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. जब हम इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे तब हम ये बात करेंगे कि एएस कर्व तो वहीं खड़ा रहेगा जहां पर वो है, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव 45 डिग्री लाइन. ये ऐसा ही रहेगा चाहे कोई भी इकोनॉमी हो. इट इज ओनली द एडी कर्व दैट डिटरमिन्स द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. क्लियर है?